हेलो एवरीवन। आज दोबारा हाजिर है कुछ नई डिजीजेस के साथ। ये माइनर इलनेसेस हैं, कंटेंट वाइज छोटी सी बीमारियां हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन द लेगनेस डिजीज, फ्लायल चेस्ट के बारे में, हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में पूछा जाता है, प्लूरिसी के बारे में भी पूछा जाता है। क्लियर? तो बहुत सारी डिजीजेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पर हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक डिजीज का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है, दैट इज द लेगनेट्स डिजीज। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। लेगनेट डिजीज कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल ओरिजिन वाली है, वायरल है या फंगल डिजीजेज है। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन आता है कि लेगनेस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका नाम क्या है। क्लियर? तो वैसे ही क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में भी, कि ये जो डिजीज है इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा होता है, कौन सी ड्रग इफेक्टिवली यहाँ पे काम करती है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तभी मिलेंगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेगनेस डिजीज के बारे में बात। इट इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस caused by Legionella pneumophila बैक्टीरिया। देखो 2 आंसर मिल गए यहां पर। ये डिजीज बैक्टीरियल ओरिजिन की है, वायरल या फंगल ओरिजिन की। तो हमने अभी बोला है ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे लेगनेला न्यूमोफिला। तो 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए एक ही डेफिनेशन से कि ये जो डिजीज है एक बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीज है। ये जो नाम मैंने लिखा है लेगनेला न्यूमोफिला, ये एक बैक्टीरिया का नाम है और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स यही है। 2 क्वेश्चन बनते हैं बाय इटियोलॉजी वाइज कि कौन सी वायरल या बैक्टीरियल या फंगल ओरिजिनेटेड ये डिजीज है। तो हमने बोलना है इट इज एन बैक्टीरियल ओरिजिनेटेड डिजीज। कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस डिजीज को करता है, बोलना है लेगनेल न्यूमोफिला। क्लियर? तो इट इज एन सिंपली ए काइंड ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की जब भी हमने बात करी थी तो वहां पर भी हमने लेगनेला का नाम लिखा था। तो ये एक तरीके से न्यूमोनिया टाइप की ही डिजीज कॉज कर रहा है, ये बैक्टीरिया है। और बाय नेचर वाइज ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्राम स्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली हमने 2 तरह के टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ जो लेगनेला न्यूमोफिला है ये ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है जो कि यहाँ लेगनेट्स डिजीज कर रहा है और ये डिजीज रिसेंबल करती है जस्ट लाइक एन न्यूमोनिया कंडीशन। क्लियर? तो इट इज एन एक्यूट इन नेचर। यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो बीमारी है सडन ऑनसेट रखती है, एक्यूट नेचर की बीमारी है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका, बोलना है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लेगनेला न्यूमोफिला। बाय नेचर वाइज ये कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? ये बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट करता है लोगों को, किस तरीके से लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं, कैसे ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, लोगों में आती है, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डिजीज। क्लियर? पेशेंट किसके कांटेक्ट में आएगा कि ये डिजीज होगी, कहां पर ये बैक्टीरिया होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है लेगनेला न्यूमोफिला अभी हमने लिखा, ये पर्टिकुलरली कंटामिनेटेड वाटर के अंदर रहता है। वाटर जो फ्रेश है कंटामिनेट हो गया बाय दिस बैक्टीरिया, और अगर उसी कंटामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, बेसिकली उस पानी की मिस्ट बनती है, बहुत फाइन माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनती हैं और वो हवा के साथ जब उड़ती हैं और उसको अगर हम इनहेल करते हैं तो ये बेसिकली बैक्टीरिया उसी वाटर मिस्ट के साथ हमारे एयरवे में चला जाता है और ये रेस्पिरेटरी इलनेस वहां पर वो कॉज करता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका सोर्स क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर। और वाटर 2 तरह के हैं यहाँ पर। एक तो जो कूलिंग टावर वाटर्स होते हैं, कूलिंग टावर वाटर का मतलब होता है जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर हीट का काम आता है। तो हीटेड जो मशीन्स होती हैं उनको ठंडा करने के लिए पानी काम में लिया जाता है, तो वो पानी भी वार्म हो जाता है, उस पानी में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। तो कूलिंग टावर वाला जो वाटर होता है उसके अंदर ये कॉमनली रहता है। इसके अलावा वार्म गरम जमा हुआ पानी, वार्म स्टेगनेंट जो वाटर होता है उसमें भी ये रहता है। वाटर वेपराइजर जो मशीन्स होती हैं, एक बार मैं लिख लेता हूं फिर डिस्कस करते हैं ये क्या है। क्लियर? देखो ये सब पानी लिखा हुआ है, पानी के बारे में लिखा हुआ है। ये पानी बेसिकली वार्म वाटर है सब में,
कूलिंग टावर, बड़ी बड़ी टावर्स होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसमें पानी होता है ताकि वो वहाँ की जो मशीनरी है उसको ठंडा करे, तो वो पानी बेसिकली गर्म होता है। ऐसे ही गर्म पानी है ये स्टेगनेंट वाटर, उसमें भी ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, सर्वाइव करता है। कई बार वाटर वेपराइजर्स हम काम में लेते हैं वेपर फॉर्म में यूज़ करने के लिए हॉट वाटर को, तो उसमें भी ये रहता है। कई बार हम वर्लपूल स्पा करते हैं, गर्म हॉट वाटर बाथ में, गर्म हॉट वाटर जो टब्स होता है उसके अंदर हम बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सब बेसिकली वार्म वाटर वाले सोर्सेज हैं, और इसी वार्म वाले सोर्स वाटर में अगर, वैसे तो ये कंटामिनेटेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया यहाँ है इस तरह के पानी में, और वो बैक्टीरिया इस तरह के पानी में अच्छे से ग्रोथ करता है, और अगर इस तरह के पानी की मिस्ट फाइन ड्रॉपलेट्स अगर हमने इनहेल कर लिया, तो पर्टिकुलरली वो बैक्टीरिया उस मिस्ट के साथ जाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और हमको ये डिजीज कॉज कर लेता है। क्लियर? तो ये वाटर्स हैं। इफ दिस टाइप ऑफ वाटर कंटामिनेटेड पर्टिकुलरली विद द बैक्टीरिया, और ये वाटर मिस्ट के रूप में अगर हम इनहेल करें, तब हमें ये डिजीज होगी। हम बोल रहे हैं इट इज एन लेगनियर्स डिजीज। क्लियर? ये सोर्सेज हैं कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेस, अगर इसके साथ बैक्टीरिया मिला हुआ है तो ये कंटामिनेट हो गया, और इसको अगर हम इनहेल करेंगे मिस्ट के फॉर्म में, तब हम डिजीज हो जाएंगे, और डिजीज होगी दैट इज लेगनियर्स डिजीज। क्लियर? पेशेंट जिनको लेगनियर डिजीज होती है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर पेशेंट को कफ होगा, खांसी आएगी, प्रोबेबली सूखी खांसी आती है। पेशेंट को इस तरह के बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं एयरवे में, तो ऐसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। पेशेंट को यहाँ पर बुखार आता है, बैक्टीरियल ओरिजिन का इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर पेशेंट को फीवर आएगा। साथ ही पेशेंट को एज सच मसल सेक, मसल पेन बॉडी में बहुत होता है। मायल्जिया का मतलब होता है जनरल बॉडी वीकनेस, और ये पर्टिकुलरली अलोंग विथ मिलती है हमको मसल एक के, दोनों चीजें कंबाइनली प्रोबेबली हमको देखने को मिलता है। मायल्जिया का वैसे जनरल मतलब होता है बॉडी इज डिस्कम्फर्ट, बॉडी फीलिंग नॉट गुड, और कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि इसके साथ साथ हम देखेंगे पेशेंट में मसल एक भी होता है। साथ में हेडेक होगा, सिर दर्द होता है, पेशेंट को नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है। क्लियर? तो ये जीआई संबंधित सिम्टम भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जनरलाइज बॉडी डिस्कम्फर्ट के साथ साथ हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग, मसल पेन। क्लियर? इसको मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। मसल एक और माइल्ड या जनरल बॉडी डिस्कम्फर्ट मरीज को होगा, हम बोलेंगे इट इज प्रोबेबली द लेगनियस डिजीज साइन एंड सिम्टम्स। क्लियर? तो दोबारा बात कर लें, यहाँ कफिंग होगी, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, फीवर पेशेंट को आएगा, मायल्जिया बॉडी जनरल डिस्कम्फर्ट होगा, मसल पेन होगा, सिर दर्द होगा, नौजिया, वॉमिटिंग, एज वेल एज पेशेंट को यहाँ पे डायरिया होगा। क्लियर? तो साइन एंड सिम्टम्स सिंपल हैं। डायग्नोसिस की बात करें कि हमको कैसे डायग्नोस करना है लेगनियस डिजीज को, तो सिंपली यहाँ पर हमको चेस्ट एक्सरे निकलवाना है, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और इन्फ्लामेशन में ऐसे हम देखते हैं कंसोलिडेशन वहाँ पर होता है। क्लियर? न्यूमोनिया लाइक ये डिजीज ही हैं, तो वहाँ पर भी हम कंफर्मेशन के लिए सर्च कर रहे थे, चेस्ट एक्सरे कंसोलिडेशन देखते, तो यहाँ पर भी देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे भर जाता है, वाटरी कंटेंट, और वो आपको एज सच कंसोलिडेशन फॉर्म में दिखेगा। तो चेस्ट एक्सरे जो है टेस्ट हमको कराना पड़ेगा इन केस ऑफ लेगनियस डिजीज। इसके अलावा यहाँ पर स्पुटम कल्चर करवाया जाएगा। स्पुटम कल्चर हमने पढ़ा है निमोनिया के अंदर भी, हम स्पुटम एज ए सैंपल लेते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखते हैं, ग्रो करवाते हैं। अगर वहाँ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है तो वो उस आर्टिफिशियल मीडियम में अच्छे से ग्रो करता है, अपनी डेफिनेट कॉलोनी बनाता है, और उसी को फिर हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं कौन सा डेफिनेट टाइप का वो बैक्टीरिया है। तो अगर जगनेला नीमोफिला बैक्टीरिया वहाँ पर है तो स्पुटम के अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग देगा, तभी हम उसका कल्चर करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली वो हमको दिखाई देगा। क्लियर? तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है पता करने के लिए कि लेगनियस डिजीज पेशेंट को हुई है, दैट इज द स्पुटम कल्चर। ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे और ब्लड में हम इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाई है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। साथ में ब्लड कल्चर करके भी हम बैक्टीरिया को वहां पर फाइंड आउट
कर सकते हैं। क्लियर? तो ब्लड कल्चर हमको यहाँ करना है टू अगेन फाइंड आउट द डिजीज कंडीशन, बैक्टीरियल कंडीशंस इन दैट ब्लड, और साथ में ब्लड में हम देखेंगे अगर ये इन्फेक्शन है तो प्रोबेबली बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और उस एंटीबॉडी का डिटेक्शन भी हम करेंगे बाय सिंपली ब्लड टेस्टिंग। तो ज़्यादा कुछ जनरल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक बातें नहीं हैं। पहले ही हमने बोला है माइनर इलनेसेस हैं, तो कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं। कॉजेटिव एगनिज्म इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में हमने बात करी। देन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करी, और ये डायग्नोसिस टेस्ट एक्सरे हमको करना है, स्पुटम कल्चर करना है। ये मेन टेस्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, और साथ में कुछ एसोसिएटेड टेस्ट भी हैं जो करवाना है। दैट इज द सिंपल ब्लड टेस्ट। एंटीबॉडी डिटेक्शन हम करते हैं एंटीबॉडी किट के साथ, और ब्लड कल्चर करेंगे तो यहाँ पर हमको एज सच वो एजेंट भी दिखेगा। क्लियर? लास्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और इसमें से क्वेश्चन कई बार आ चुका। ट्रीटमेंट, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस यहां काम में लिया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए? ड्रग ऑफ चॉइस हमने आंसर देना है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज एन ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ लेगनियर्स डिजीज। अगर प्रोबेबली ये ऑप्शन में नहीं हो, ये ड्रग हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, तब इसके अलावा हम दे सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन। क्लियर? तो दैट मीन्स एरिथ्रोमाइसिन सेकेंड प्रेफरेबल चॉइस ऑफ ड्रग है इन केस ऑफ लेगनियस डिजीज। पहले तो एजिथ्रोमाइसिन को देखना है ऑप्शन में, यही ड्रग ऑफ चॉइस है मेनली। इफ नॉट इन ऑप्शन और इफ नॉट अवेलेबल to give the patient, then the erythromycin medicine, erythromycin antibiotic tablets can also be given. इसके अलावा फ्लूरोक्लिनोनॉल्स भी दिया जाता है। नाम सुना होगा आपने सिप्लॉक्स के बारे में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन। क्लियर? तो ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स होती हैं, ड्रग का ग्रुप का नाम है बेसिकली। तो अगर आप ड्रग ऑफ चॉइस काम में नहीं ले रहे हैं एज एंटीबायोटिक, तो ये दूसरे एंटीबायोटिक्स भी यहाँ पर काम में ली जा सकती हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स ये ग्रुप का नाम है। एग्जांपल लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा आप डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक भी काम में ले सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक ड्रग है बेसिकली, ये भी इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, हम इसको भी काम में ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज टू मेडिसिन। क्लियर? तो यहां पर जो इस डिजीज को पढ़ाने का मेरा मकसद था वो आपको दो क्वेश्चंस के आंसर बताने थे जो रिपीटेटिवली एग्जाम में आता है, और वही इस डिजीज के बारे में स्पेसिफिक बात है। पहला क्वेश्चन कि ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल ओरिजिनेटेड डिजीज है, तो बोलना है बैक्टीरियल ओरिजिनेटेड ये डिजीज है। क्लियर? पहला क्वेश्चन। और इसी बैक्टीरियल ओरिजिनेटेड के साथ अगर इटियोलॉजी पूछा जाता है, इटियोलॉजी भी आई हुई एग्जाम में, बोलना है लेगोनेला न्यूमोफिला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो ये डिजीज कॉज करता है। पहला क्वेश्चन जो आता है कॉमनली। दूसरा क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में, लेगनियर्स डिजीज के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इस डिजीज की होती है एजिथ्रोमाइसिन। इफ नॉट इन ऑप्शन हम एरिथ्रोमाइसिन ड्रग भी दे सकते हैं, लेकिन साथ में मैनेज करने के लिए अगर ये नहीं है हमारे पास, दोनों ही नहीं है, तो हम फ्लूरोक्विनोलॉल्स में से कोई भी ड्रग काम में ले सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन भी क्वाइटली इफेक्टिव है इस डिजीज के अगेंस्ट। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द सिंपल डिजीज दैट इज द लेगनियर्स डिजीज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी illness caused by a gram negative bacteria called Legionella pneumophila। ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड वाटर जो कंटामिनेटेड है इस बैक्टीरिया से, वो उसमें रहता है। पर्टिकुलरली जो वार्म वाटर होते हैं, गर्म पानी, गर्म रुका हुआ पानी, गर्म पानी जो नहाने का है वो जो कंटामिनेटेड है, वाटर वेपराइजर का जो पानी काम में आता है वो, कूलिंग टावर्स जो होते हैं फैक्ट्री में उनको ठंडा करने के लिए जो पानी काम आता है, ये सब गर्म पानी होता है। और इस गर्म पानी में ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ करता है, अच्छे से सर्वाइव करता है। उस पानी को पीने से कुछ नहीं होगा। उस पानी का अगर मिस्ट, बहुत फाइन माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनी है और वो अगर हमने इनहेल किया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो गई है, तब ये डिजीज करेगी, दैट इज लेगनियर्स डिजीज। क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेस है विद बैक्टीरियल ओरिजिन, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, वही जैसे कि हम निमोनिया में भी पढ़ चुके हैं। पेशेंट को कफ होगा, डिस्निया होगा, पेशेंट को बुखार आएगा, जनरलाइज बॉडी डिस्कम्फर्ट, मायल्जिया होगा, मसल एक होता है, हेडेक यहाँ मरीज को होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। टेस्ट करना है
चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं, कंसोलिडेशन यहां दिखता है। कंफर्म करने के लिए स्पुटम कल्चर यहां करना पड़ेगा। बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाएगा, उसको माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे। और साथ में ब्लड टेस्ट भी किया जाता है रिलेटिवली। ब्लड टेस्ट में भी हम दोनों चीजें देखते हैं, एंटीबॉडी भी पता कर सकते हैं, और अगर कल्चर करना है तो कल्चर भी ब्लड का किया जा सकता है, और उसमें भी प्रोबेबली हमको जो बैक्टीरिया है वो मिलेगा। क्लियर। और मेन चीज इसका ट्रीटमेंट, तो इलाज, चूंकि एंटीबायोटिक प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम, तो एंटीबायोटिक यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारे एंटीबायोटिक के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे मेन प्रिफरेबल एंटीबायोटिक जो एज ए ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है इन केस ऑफ लेगेनियस डिजीज, ये है एरिथ्रोमाइसिन। अगर ये आप काम में नहीं लेते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। इनके अलावा भी फ्लोरोक्विनोलॉन्स दिया जा सकता है, लाइक सिप्लॉक्स, लाइक ऑफ्लॉक्स, और इसके अलावा भी डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है, ये दी जा सकती। क्लियर। तो दैट इज सिंपल अबाउट द लेगेनियस डिजीज। एक ऐसी ही छोटी सी बीमारी और है, माइनर इलनेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं रिपीटेटिवली एग्जाम्स में, हमने देखे हैं। डिजीज का नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर। हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इस बीमारी के और भी कई सारे नाम हैं, और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जैसे केव्स डिजीज, ओहियो वैली डिजीज, स्पेलेंकर्स लंग्स, डार्लिंग डिजीज, क्लियर। देखो ये कुछ और नाम मैंने इसके लिखे हैं। ये सभी बीमारियां कहलाती है बेसिकली हिस्टोप्लाज्मोसिस। पहले तो इसका मतलब बताता हूं, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है। ये एक फंगल रेस्पिरेटरी इलनेस है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका। वैसे ही जैसे कि लेगेनियर्स के बारे में आता है कि निम्न में से कौन सा जो है, निम्न में से बैक्टीरियल ओरिजिन का कौन सा डिजीज है, तो लेगेनियर वहां ऑप्शन होता है। उल्टा भी पूछा जा सकता है, लेगेनियर जो डिजीज है वो कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड डिजीज है, तो दैट इज बैक्टीरियल। वैसे ही सेम क्वेश्चन हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में आता है। निम्न में से कौन सी बीमारी फंगल जनित है, फंगल से होने वाली है, ऑप्शन डाल देते हैं वो अलग अलग, दैट इज द हिस्टोप्लाज्मोसिस, लेगेनियर्स डिजीज, सार्स, ARDS, ऐसे। तो हमने डेफिनेशन में लिखा है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगस के द्वारा होने वाला एक डिजीज है। यहां जो फंगस है, उस फंगस के नाम पे आधार पर इस बीमारी का नाम दिया गया है, दैट इज द हिस्टोप्लाज्मोसिस। उस फंगस का नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। क्लियर। ये फंगस अपना स्पोर बनाती है, स्पोर फॉर्मिंग ये फंगस है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया तो आपने सुने होंगे, लाइक द क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो अपना एक स्पोर बना देता है और उसमें कई सालों तक वो सर्वाइव करता है। क्लियर। डोरमेंट स्टेज में, तो वो बैक्टीरिया की बात है। यहां पे ये फंगस भी स्पोर बनाती है, और जैसे टिटनेस का बैक्टीरिया रहता है इन द सॉइल, ये फंगल का जो स्पोर है ये भी पर्टिकुलरली कहां पे रहता है, सॉइल के अंदर। तो दैट मीन्स व्हाट, अभी सिर्फ डेफिनेशन वाइज हमने बात की है, व्हाट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। इट इज एंड फंगल रेस्पिरेटरी इलनेस caused by the spore of a fungus. The fungus name is Histoplasma capsulatum. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। हिस्टोप्लाज्मोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। डेफिनेशन में बोला है फंगस, क्वेश्चन में और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पूछा जाता है, नाम लेना है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये फंगस है, फंगस के स्पोर होते हैं। स्पोर को अगर गलती से हम इनहेल कर लें, ये मिट्टी के अंदर होते हैं, सॉइल में, अगर इसको इनहेल कर लें तो हमको हो जाएगा हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये मैंने नाम का डिस्क्रिप्शन बताया। उस बीमारी के और भी बहुत सारे नाम हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है केव्स डिजीज। केव मतलब कैविटी, गुफा। कैविटी होती है, बड़ी बड़ी गुफाएं होती है पहाड़ों के अंदर बीच में, और वहां पे हम देखते हैं कि
वो लोग जो इस तरह की गुफाओं में ज़्यादा यात्रा करते हैं, इस तरह की गुफाओं में ज़्यादा घूमते हैं, कई लोग एडवेंचर को लाइक करते हैं, तो वो इस तरह की कैविटीज में घूमते रहते हैं। तो इस तरह की कैविटी में जाने वाले लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको बोला जाता है केव्स डिजीज, गुफा वाली डिजीज। क्लियर? इसको केवर्स डिजीज भी कहते हैं। केवर्स डिजीज दैट मीन्स केव्स में जो लोग जाते हैं उनके अंदर होने वाली डिजीज, दैट इज द केवर्स डिजीज, है ना। केव से लेके केवर्स एक ही बात है। केव्स जो गुफा के अंदर होते हैं। ऐसा क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे, इस तरह की जो गुफाएं होती है यहाँ पर बैट बहुत ज्यादा होती हैं, चमगादड़, कुछ अदर बर्ड्स भी होते हैं, लाइक पिजन होता है यहाँ पर। क्लियर? चिकन्स होते हैं। तो इस तरह के बर्ड जो होते हैं, इनकी जो ड्रॉपिंग होती है, ड्रॉपिंग्स, है ना, ड्रॉपिंग का मतलब लीटर, जो वेस्ट वो बॉडी से जनरेट करते हैं, उस वेस्ट में ये फंगस बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करती है। तो क्या होता है कि वो लोग जब इस तरह की कैविटी में घूमते हैं और एक्सीडेंटली इस तरह की ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं और वो अगर चली जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तब हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या हो जाता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसलिए यहाँ पे नाम लिया हुआ है केव्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इस तरह के स्पोर हमको कहाँ मिलता है, तो प्रोबेबली कंटामिनेटेड सॉइल हम बोल रहे हैं, या इस तरह की बर्ड्स के ड्रॉपिंग में। बर्ड्स के भी एग्जाम्पल आते हैं, बैट, चमगादड़, पिजन्स, चिकन्स, इन तरह की इन बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स के अंदर हमको इस तरह का स्पोर, इस फंगस का देखने को मिलता है। क्लियर? तो केव्स का मतलब मैंने बता दिया, ऐसी डिजीज जो पर्टिकुलरली केव्स में फ्रिक्वेंटली विजिट करने से लोगों में होती हो। यह है ओहियो वैली डिजीज। ओहियो वैली, ओहियो घाटी हिंदी में कहते हैं। ये यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर एक घाटी है, बेसिकली पहाड़ों के बीच में एक नदी भी जाती है, ओहियो रिवर भी वहां पर है। तो इस तरह की वैली में भी केव्स बहुत ज्यादा हैं, और वही वैली में केव्स है और वहां हम जाएंगे तो इस तरह की ड्रॉपिंग ज्यादा होती हैं, एनिमल ज्यादा होते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये डिजीज हमको होने की संभावना वहां पे प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर? स्पेलैंकर्स लंग, स्पेलैंकर लंग्स, स्पेलैंकर उन लोगों को कहा जाता है जो बार बार केविटी में घूमने जाते हैं, केव्स में घूमने जाते हैं, है ना। देखा कई लोगों को एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ों में घूमना, कैविटीज में घूमना, गहरी गुफाओं में जाना। तो स्पेलैंकर उन लोगों का नाम होता है, ऐसे लोग जो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं केव्स को। तो ऐसे लोगों के लंग्स की ये डिजीज है ना, इसलिए स्पेलैंकर्स लंग्स डिजीज। स्पेलैंकर लोगों का नाम है जो केव्स को विजिट करते हैं, इनके लंग्स में ये डिजीज कॉमनली होगी। अगर हम एक्सपोजर में आएंगे इस तरह के स्पोर में, तो हम बोल रहे हैं इट इज एन हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉल्ड द स्पेलैंकर्स लंग। ऐसे इस डिजीज को हम बोल रहे हैं डार्लिंग डिजीज। डार्लिंग डिजीज बेसिकली उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस फंगस को खोजा था, इस हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगस की डिस्कवरी जिस व्यक्ति ने करी थी उसको बोला जाता है सैमुअल टी डार्लिंग। सैमुअल टी डार्लिंग, ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने डिस्कवर किया था हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगस को, इसलिए उसके मेमोरी में हम इस डिजीज को बोलते हैं डार्लिंग डिजीज। क्लियर? तो दैट मीन्स ये सारी बीमारियां अलग अलग नहीं है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस के। और हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है? एक फंगल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और फंगस का नाम है यहाँ पर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये फंगस अपने स्पोर के द्वारा इन्फेक्शन ट्रांसमिट करती है, इन्फेक्शन करती है लोगों में। ये फंगस अपने स्पोर बनाती हैं, स्पोर मिट्टी में पड़े रहते हैं। अगर इस तरह की कंटामिनेटेड मिट्टी को हम इनहेल करते हैं या इस तरह की बर्ड ड्रॉपिंग के कांटेक्ट में आते और वो चली जाए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमें हो जाएगा हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर? तो जो दो क्वेश्चन आते हैं कॉमनली वो मैंने बता दिए, क्या फंगल ओरिजिनेटेड एक डिजीज है और फंगस का नाम यहाँ क्या है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। उसके स्पोर के द्वारा ये डिजीज होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की दो फॉर्म हो सकती है, दो अवस्था हो सकती है, एक वेजिटेटिव फॉर्म, वेजिटेटिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म इसको कहते हैं, और एक बोलते हैं स्पोर फॉर्म, है ना। ये एक्टिव स्टेज होती है जब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तो वेजिटेटिव स्टेज में आदमी या ऑर्गेनिज्म रहता है पर्टिकुलरली। अगर मैं बोलूँ फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है किसी चीज़ को, तो स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो डिजीज कॉज करता है वो क्या है, स्पोर। क्लियर? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम स्पोर। तो दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ हिस्टोप्लाज्मा। हिस्टोप्लाज्मोसिस ए वायरल फंगल इन्फेक्शन, a fungal respiratory infection caused by the spore of Histoplasma capsulatum. Clear?
डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आया हुआ ये भी, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 14 दिनों का। ध्यान से देखने पे दिन उतने ही लग रहे हैं जितने कि आपने स्मॉल पॉक्स के केस में भी पढ़े होंगे। स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है, हालांकि इरेडिकेट हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन आज भी आते हैं उसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो वहां पर भी यही है, यहाँ पर भी यही याद रखना है कि हिस्टोप्लाज्मा जो कैप्सुलेटम फंगस है उससे हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 14 दिन। और ये बीमारी किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये भी याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि जब भी हम कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट विथ कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड सॉइल, ऐसी सॉइल, मिट्टी जो कंटामिनेटेड है जिसमें इस तरह के फंगस के स्पोर हैं, अगर हम इस तरह की कंटामिनेटेड सॉइल को पर्टिकुलरली इनहेल करेंगे ना, कॉन्टैक्ट इन द सेंस इनहेलेशन कॉन्टैक्ट अगर हम करेंगे तो पेशेंट विल गेट इन्फेक्ट। साथ ही अगर कॉन्टैक्ट विथ बर्ड ड्रॉपिंग्स, क्वेश्चन आता है बर्ड ड्रॉपिंग से कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है, तब भी हमको यही आंसर देना है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। बर्ड ड्रॉपिंग्स, बर्ड के भी एग्जाम्पल वहां पूछते हैं, दोबारा यहां बता रहा हूं, बैट, पिजन, चिकन्स के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो इनके ड्रॉपिंग में भी अगर फंगस है, और तो फंगस चूंकि ड्रॉपिंग्स में ग्रो करती है और इस तरह की ड्रॉपिंग से कांटेक्ट में अगर हम आते हैं और हम इनहेल करते हैं तब हमें हो जाएगा हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 14 दिन, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिजीज का वो है कांटेक्ट में आने से। कांटेक्ट इन द सेंस टच करने से ऐसे नहीं होता है, अगर हम इनहेलेशन करेंगे, इनहेलेशन कांटेक्ट की बात हो रही है, और विद द कंटामिनेटेड सॉइल या बर्ड ड्रॉपिंग, प्रोबेबली द पर्सन विल गेट इन्फेक्शन विद द हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की या साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स लगभग वैसे ही हैं जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात करी है लेगनर्स डिजीज में। यहां पर भी पेशेंट को कफ होगा, खांसी आएगी, पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है, यहां ठंड लग के बुखार आता है मरीज को, फीवर विथ चिल्स, यहां पेशेंट को जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, मसल एक, मरीज को बहुत सीवियर हेडेक यहां पर होता है। क्लियर। तो ये कुछ जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं, लगभग वैसे ही हैं जैसे लेगनर्स में हमने पढ़ा था। पेशेंट को कफिंग होगी, खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठंड लग के बुखार आएगा, जॉइंट्स जो हैं हाथ और पाँव के उसमें दर्द होगा, बॉडी की मसल्स में पेन होगा, मसल एक बोल रहे हैं सिर दर्द होगा, हम बोल रहे हैं पेशेंट को हेडेक होगा। तो इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अदर डिजीज की हमने बात करी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस के बारे में, हिस्टोप्लाज्मोसिस को कैसे डायग्नोस किया जाए। तो यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं अलग अलग जिनको काम में लेते हुए इस फंगल इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो वही यहां पर भी चेस्ट एक्सरे किया जाता है क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं फंगल टाइप का, ये भी इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो वो पर्टिकुलरली हमको आइडेंटिफाई होगा विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे। स्पुटम टेस्ट हम करेंगे प्रोबेबली, तो चूंकि पर्सन यहाँ पर कफिंग कर रहा है, डिस्निया हो रहा है, शायद में कई बार कंपेरेटिवली स्पुटम भी प्रोड्यूस करता है। स्पुटम सैंपल आप लेके अगर कल्चर करेंगे तो पर्टिकुलरली हिस्टोप्लाज्मोसिस जो फंगस है उसको हम आइसोलेट कर पाते हैं। क्लियर। तो स्पुटम टेस्टिंग भी यहाँ की जाती है। मेन टेस्ट यहाँ किया जाता है ब्लड का, और ब्लड में हम दो चीजें देखते हैं यहाँ पर, एक तो इस फंगस का एंटीजन हम देखते हैं और साथ में ब्लड में एंटीबॉडी डिटेक्शन भी किया जाता है। क्लियर। एंटीजन दैट मीन्स वही डायरेक्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को हमको ब्लड में आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ ये एंटीजन डिटेक्शन किया जाता है बाई ए टेस्ट कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो एलिजा से भी किया जा सकता है, एलिजा। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार आती है, इसको बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लियर। एलिजा का पूरा नाम फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुका है ये,
ये एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है। HIV के केस में भी आपने पढ़ा होगा एलाइजा, कई बार फुल फॉर्म आ चुकी है इसकी, बोलेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इट इज डन टू सिंपली डिटेक्ट एंटीजन इन द पेशेंट्स ब्लड। साथ में एंटीबॉडी किट्स आते हैं, रैपिड किट टू डायग्नोस द एंटीबॉडी इन द ब्लड। तो अगर ये इस तरह का इन्फेक्शन है बॉडी में तो ब्लड हमारा एंटीबॉडी बनाएगा उसके अगेंस्ट और वही एंटीबॉडी डिटेक्शन हम करेंगे तो पॉजिटिव फाइंडिंग देखने को मिलेगी इन केस ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर? तो सिंपल टेस्ट है, वही टेस्ट जो अभी थोड़ी देर पहले लेगेनर्स में पढ़े थे वहां पर भी यही थी। दोनों लगभग एक जैसी डिजीज है, बस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नेचर वाइज वहां पर अलग अलग है। वहां बैक्टीरिया था, यहाँ फंगस की बात हो रही है, वहां लेगेनेला न्यूमोफिला बैक्टीरिया था, यहाँ फंगस का नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। वहां पर भी हम एक्सरे कर रहे हैं, स्पुटम ब्लड, यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं, चेस्ट एक्सरे करना है, स्पुटम करना है और साथ में ब्लड टेस्ट करना है। यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिटेक्शन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। क्लियर? दैट इज सिंपली द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि डायग्नोस हो गया पेशेंट तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो पर्टिकुलरली यहाँ हम ट्रीटमेंट करेंगे विथ एंटी फंगल ड्रग्स, क्योंकि हमने देखा डेफिनेशन वाइज कि एक फंगल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन में हम कौन सी ड्रग देते हैं, एंटी फंगल। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके ड्रग्स के बारे में, प्राइमरी कौन सी ड्रग काम में ली जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। हिस्टोप्लाज्मोसिस को कैसे करेक्ट किया जाता है, एंटी फंगल ड्रग दी जाती हैं और एंटी फंगल ड्रग भी एक स्पेसिफिक है जो यहाँ कॉमनली दी जाती हैं, एम्फोटेरिसिन बी। क्लियर? ये एक एंटी फंगल ड्रग है, चूंकि फंगल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट ये काम करेगी, एम्फोटेरिसिन बी। यहाँ एक बात की थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है कि ये ड्रग नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। दैट मीन्स व्हाट, किडनी का कोई पेशेंट है, किडनी डिसऑर्डर रिलेटेड कोई कंडीशन है मरीज के साथ, तो उसमें विथ कॉशन कुछ सावधानी के साथ ये ड्रग पेशेंट को दी जानी चाहे। इनजुडिशियसली इसका प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं करना और एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करना इन केस ऑफ किडनी डिजीजेस पेशेंट, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये कॉज करती है। एम्फोटेरिसिन बी क्वेश्चन आया हुआ है नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग इस एंटी फंगल ड्रग के बारे में। अगर ये नहीं देते हैं तो आइट्रोकेनाजोल ड्रग दी जा सकती है, आइट्रोकेनाजोल। क्लियर? ये भी एक एंटी फंगल ड्रग है, प्रोबेबली हम देते हैं इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, दैट इज सिंपली द हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, आइट्रोकेनाजोल। दूसरा यहां जो ड्रग दी जाती है साथ में वो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लोकलाइज इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं, ये भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है फंगस एयरवे में, तो लोकलाइज हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पर्टिकुलरली ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में, लाइक प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन। क्लियर? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ताकि इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। साथ में यहाँ पर एंटीहिस्टामिन ड्रग भी दी जाती है, एंटीहिस्टामिन, ताकि थोड़े बहुत एयरवे में सिक्रेशंस कम हो, एयरवे क्लियर हो और पेशेंट को ऐसे जो डिस्निया हो रहा है वो यहाँ पर नहीं हो। एंटीहिस्टामिन ड्रग आपने देखा होगा, सिट्रीजिन, क्लोरफेनरेमिन, मेलेट। क्लियर? तो ये कुछ ड्रग्स हैं एंटीहिस्टामिन कहलाती हैं। एंटीहिस्टामिन मतलब हिस्टामिन को ब्लॉक करती हैं, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करती हैं। इस तरीके से जो एक्सेसिव सिक्रेशंस जनरेट हो रहे होते हैं एयरवे में उसको ये रोकती हैं ताकि एयरवे क्लियर रहे और एसेस डिस्निया की प्रॉब्लम मरीज को नहीं हो। साथ में फीवर है मरीज को तो यहाँ पर हम एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। फीवर आ रहा है, फीवर विद चिल्स, तो एंटीपायरेटिक ड्रग कॉमनली यहाँ हमको देना है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल इज एन एंटीपायरेटिक ड्रग, पेशेंट का जो फीवर है वो ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस डिजीज़ के बारे में, सिंपली कॉजेटिव एजेंट याद रखना है, साथ में ये एंटी फंगल ड्रग का नाम याद रखना है। एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, दूसरा आइट्रोकेनाजोल हम दे सकते हैं एज एन एंटी फंगल ड्रग। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द सिंपल हिस्टोप्लाज्मोसिस। माइनर इलनेसेस हैं, थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारा काम नहीं अटके, उसके बारे में हमने ये बात करी है। थोड़ा सा दोबारा इसको रिवाइज करा देता हूं। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है और यहाँ जो ये फंगस है इसका नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। अगर हम गलती से ऐसी सॉइल को इनहेल कर लें
या बर्ड ड्रॉपिंग्स, बर्ड का जो लीटर्स होता है, जो वेस्ट होता है, अगर उसको एक्सीडेंटली इनहेल कर लें तो अगर ये दोनों चीजें आइदर सॉइल या ड्रॉपिंग कंटामिनेटेड है पर्टिकुलर विद द स्पोर ऑफ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाए तो वो ये डिजीज करेगी, बोलेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस। इस बीमारी के अलग अलग नाम है। कैविटीज केव्स में जाने से ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स रहते हैं, वो ड्रॉपिंग्स गिराते रहते हैं, उसके कॉन्टेक्ट में आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। स्प्लैंकर लंग, स्प्लैंकर उन लोगों को कहा जाता है जो बार बार कैविटी को विजिट करते हैं, उनके लंग्स में डिजीज होती है, इसलिए बोला जाता है स्प्लैंकर लंग। डार्लिंग डिजीज भी कहते हैं, सैमुअल टी डार्लिंग ने हिस्टोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था उसकी मेमोरी में। इसके अलावा इसको ओहियो वैली डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये उस ओहियो वैली में जो लोग जाते हैं घूमने के लिए, विजिट के लिए, उनको ज़्यादा होती है, तो उसके लिए इस डिजीज को ओहियो वैली डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। यहां पर हम देख रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 14 दिन का होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ये उतने ही दिन है जितने कि हम स्मॉल पॉक्स के इंक्यूबेशन में भी पढ़ते हैं, तो आपको ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल पॉक्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस दोनों का इंक्यूबेशन सेम 12 से 14 दिन, अप्रोक्स 2 वीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, तो हमने बोला है कि हम अगर इन्फेक्टेड साइल के कांटेक्ट में आए या हम बर्ड ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आए। बर्ड के 3 नाम यहां मैंने लिखे हैं, एक तो बैट जो चमगादड़ होती हैं, पिजन कबूतर हम बोल रहे हैं, चिकन्स जो होते हैं उनकी ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज होती है। इनहेलेशन हम करते हैं इस तरीके से इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड सॉइल या ड्रॉपिंग को और ये डिजीज पेशेंट में हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, वही जनरल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब तक हमने पढ़े हैं। पेशेंट को कफिंग होगा, डिस्निया होता है, बुखार आता है, यहाँ पेन बहुत ज़्यादा होता है जॉइंट्स में, हेड में हेडेक हम बोल रहे हैं, अदरवाइज मसल पेन। क्लियर। तो सारा पेन रिलेटेड सिम्टम्स हमने नीचे लिखे थे। साथ में हमने डायग्नोसिस की बात करी, सिंपल डायग्नोसिस करना है, चेस्ट एक्सरे करवाना है, साथ में ब्लड इंपॉर्टेंटली करना पड़ेगा, कल्चर, और उसके लिए हमको ब्लड सैंपल लेके उसका पीसीआर या एलाइजा करके एंटीजन डिटेक्शन करना होता है। साथ में एंटीबॉडी डिटेक्शन भी उस ब्लड में किया जाता है और स्पुटम टेस्ट भी यहाँ किया जाता है। स्पुटम में भी हम पॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। यहाँ मैनेजमेंट में कुछ ड्रग्स देनी है, चूंकि फंगल डिजीज है तो यहाँ दिया जाएगा एंटी फंगल ड्रग, और ड्रग में भी पर्टिकुलरली हम एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। अच्छी बात है इस डिजीज में देना, लेकिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये कॉज करता है, तो किडनी वाले मरीज में थोड़ा सा हमको ध्यान से, थोड़ी सी कॉशन, दैट मीन्स सावधानी के साथ ये ड्रग एडमिनिस्टर करनी चाहिए। आइट्रोकेनाजोल सेकंड ड्रग चॉइस है, हम दे सकते हैं मरीजों में जिनको ये बीमारी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोकलाइज जो इन्फ्लेक्शन हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको खत्म करेगा। एंटीहिस्टामिन सिक्रेशन जो बन रहे हैं एयरवे में उसको कम करते हैं, लाइक सिट्रिजिन, क्लोरफेनरेमिन, मेलेट, सीपीएम शॉर्ट में बोलते हैं उसको। एंटीपायरेटिक देना है ताकि बुखार की जो कंडीशन थी, ठंड लग के बुखार आ रहा था, वो बुखार मरीज में कम हो जाए। क्लियर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। दैट इज सिंपली द हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर। चलो तीसरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। ये भी एक माइनर इलनेस है, छोटी सी बीमारी है, लेकिन यहाँ पर भी 1-2 पॉइंट बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। और इस डिजीज का नाम है बेसिकली फ्लाइल चेस्ट। हम बेसिकली डिजीज नहीं बोल के मोर एक्यूरेटली बोलें कि एक एबनॉर्मल चेस्ट की कंडीशन है ये फ्लाइल चेस्ट। क्लियर। फ्लाइल चेस्ट, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब तक पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका, इसीलिए हम इस छोटे से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जाता है फ्लाइल चेस्ट। क्लियर। स्टर्नम है आगे की तरफ, ऊपर ये क्लेविकल है और यहां पर है रिब्स, टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स। क्लियर। फ्लाइल चेस्ट हमारे चेस्ट की एक एबनॉर्मल कंडीशन है। फ्लाइल चेस्ट होगा जब हमारे इस चेस्ट को ट्रोमा लगेगा, ब्लंट चेस्ट ट्रोमा। जब कभी एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल इंजरी के रूप में फ्लाइल चेस्ट होता है। बेसिकली जब भी हमारे चेस्ट पे एक्सीडेंटल इंजरी या मैं बोलूं एक्सीडेंटल ट्रोमा लगेगा, तो उस ट्रोमा के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगी। रिब्स 2 या 3 हो सकती है, एक रिब्स है तो एक रिब्स भी मल्टीपल जगह से फ्रैक्चर हो सकती है। मैं बोलूं 3 रिब्स फ्रैक्चर हो गई, 1, 2, 3,
ये फ्लैल चेस्ट कॉज कर सकती है। और हो सके एक रिब हो तो ये भी 2-3 जगह से फ्रैक्चर होगी। मल्टीपल रिब फ्रैक्चर अलॉन्ग विद मल्टीपल साइट, नंबर में भी अलग अलग रिब्स और मल्टीपल साइट से भी। तो इसकी वजह से जो कंडीशन होती है चेस्ट की, उस कंडीशन को बोला जाता है फ्लैल चेस्ट। क्लियर? तो डेफिनेशन वाइज मैं बात करूं, फ्लैल चेस्ट इज एन एबनॉर्मल चेस्ट कंडीशन दैट अकर ड्यू टू ब्लंट चेस्ट ट्रोमा associated with accidents, result in fracture of ribs, result in multiple fracture of ribs at multiple site along with the hemothorax। रिब्स तो फ्रैक्चर हो ही रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन ये रिब्स चूंकि बोन है, शार्प है, तो ये पीछे की तरफ लंग्स का जो प्लूरा है उसको भी कट कर देती है, और वहां कट होने की वजह से कैपिलरी भी कट होती है, और वहां पे धीरे धीरे प्लूरा में ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। हम बोलेंगे कि पेशेंट में क्या हो रहा है, हीमोथोरैक्स। पढ़ेंगे हम ये भी डिटेल में, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर आता है। यहां पर इफ्यूजन के रूप में क्या कलेक्ट हो रहा है, ब्लड। हीमोथोरैक्स विथ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर की कंडीशन हो, और ये क्यों हो, ड्यू टू द ब्लंट चेस्ट ट्रोमा। ब्लंट चेस्ट ट्रोमा, ब्लंट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, शार्प ट्रोमा नहीं है, ब्लंट। ब्लंट की वजह से क्या होता है, रिब्स 3 या 4 जगह से ब्रेक हो जाती हैं। सिंगल शार्प अगर ट्रोमा होता है तो एक जगह से फ्रैक्चर होता है, रिब्स फ्रैक्चर होती है, तो ऐसे फ्लैल चेस्ट नहीं करता है। लेकिन जब मल्टीपल ऐसे ब्लंट ट्रोमा लगे, जैसे ये हाथ का थंब का अगर स्ट्रोक लगेगा तो ये एक तरीके से ब्लंट ट्रोमा यहां कॉज करेगा, और हो सके रिब्स मल्टीपल साइड से फ्रैक्चर हो जाए। तो ये जो कंडीशन है ब्लंट चेस्ट ट्रोमा की वजह से ये होना और ये होना ही कहलाता है पेशेंट को क्या हो गया है, फ्लैल चेस्ट। क्लियर? चलो, डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में जो क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो है इसके साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग। और साइन एंड सिम्टम्स इसके बहुत सारे होते हैं, और उसी में वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। क्लियर? सबसे कॉमन मेन साइन सिम्टम जो यहाँ फ्लैल चेस्ट में देखने को मिलता है, जो कई बार एग्जाम में आ चुका, उसका नाम है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। क्लियर? देखो ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है फ्लैल चेस्ट का एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम, दैट इज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। कई बार डेफिनेशन आ चुकी, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका कि फ्लैल चेस्ट में किस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कई बार आता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहां पे देखने को मिलता है, सबका मतलब हम देख लेते हैं। तो ये कहां देखने को मिलता है, कंडीशन तो हमने देख ली, दैट इज द फ्लैल चेस्ट कंडीशन। क्यों होता है, ड्यू टू द चेस्ट ट्रोमा। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, इस रेस्पिरेशन में हम जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म चेस्ट के साथ होती है, क्या नॉर्मल मैकेनिज्म होती है कि मैं जब भी लंग्स में हवा लेता हूं, लंग्स इनफ्लेट होता है, चेस्ट की ये जो वॉल है ये बाहर आती है। जब भी मैं ब्रीथ आउट करता हूं, ये चेस्ट मेरा दोबारा पीछे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरी वॉल पीछे की तरफ जाती है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। देखो, सांस अंदर ली, चेस्ट बाहर आया, जब मैं ब्रीथ आउट करूंगा चेस्ट अंदर जाएगा, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इस नॉर्मल के अपोजिट अगर चेस्ट वॉल मूव करे तो उसको बोलेंगे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जब भी मैं इंस्पिरेशन करूंगा, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ थोरैक्स, जहां चोट लगी है, जहां की रिब फ्रैक्चर हो गई है, वो सेगमेंट अंदर जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं चेस्ट बाहर आना चाहिए, लेकिन जिस तरफ फ्लैल चेस्ट है, जहां की रिब्स टूटी हुई है, वो वाला भाग वहीं रहता है, बाकी सारा भाग इन्फ्लेट होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो मेरा वो पर्टिकुलर साइट जहां ट्रॉमा हुआ है, जहां फ्लैल चेस्ट की कंडीशन है, वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। दैट मीन्स व्हाट, इंस्पिरेशन के दौरान जो सेगमेंट है चेस्ट का, थोरैक्स का, जो फ्रैक्चर्ड रिब्स के साथ है, वो इनवर्ड मूव करेगा, और ड्यूरिंग एक्सपीरेशन वही सेगमेंट आउटवर्ड मूव करेगा।
देखो अपोजिट बात हुई या नहीं हुई? हुई। हमने बोला नॉर्मली इंस्पिरेशन के दौरान चेस्ट सेगमेंट बाहर की तरफ मूव करेगा, हवा अंदर जाएगी तो बाहर आएगा चेस्ट सेगमेंट, जब हवा बाहर आएगी तो चेस्ट अंदर जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूं, सांस अंदर ले रहा हूं, तब मैं देखूंगा कि जहां पर फ्लैल चेस्ट की कंडीशन थी, जहां रिब्स फ्रैक्चर थी, वो एरिया भी अंदर घुस रहा है, बाहर आना चाहिए अंदर जा रहा है, इनवर्ड मूव कर रहा है। अपोजिट इन एक्सपिरेशन वो बॉडी का जो सेगमेंट है वो क्या हो रहा है? आउटवर्ड। दैट इज अपोजिट टू द नॉर्मल। इंस्पिरेशन में आउटवर्ड आना चाहिए चेस्ट, एक्सपिरेशन में इनवर्ड जाना चाहिए, इसमें हो रहा है अपोजिट। इंस्पिरेशन में इनवर्ड, एक्सपिरेशन में आउटवर्ड। इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोल रहे हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि हम जब भी ब्रीथ इन करते हैं वो चेस्ट का पार्ट जहां रिब्स फ्रैक्चर्ड है वो जाएगी अंदर, और जब एक्सपिरेशन करेंगे चेस्ट का वह भाग जहां पर रिब्स फ्रैक्चर वो आएगी बाहर की तरफ। क्लियर? इसको बोला जाता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। साथ में इस तरह के साइन सिम्टम के साथ हमको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। चूंकि रिब्स फ्रैक्चर हो गई है तो पेशेंट को यहाँ सीवियर चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस का जो रेट है वो यहाँ बढ़ जाएगा, साथ में हार्ट रेट यहाँ बढ़ जाएगी। क्लियर? पेशेंट को यहाँ हम देखेंगे साइनोसिस हो जाएगा, इस तरफ फ्लायल चेस्ट है वहाँ ब्रेथ का साउंड कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये अलोंग विथ पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे मेन चीज ये थी, इसी के लिए टॉपिक एक्चुअली डिस्कस मुझे करना था, और ये है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। वैसे भी इसको छोड़ के भी पैराडॉक्सिकल वर्ड कहीं भी आ जाए सीधा सा अर्थ लगा लेना कि काम जो नॉर्मली हो रहा था उसके उल्टा अपोजिट अगर हो रहा है तब वर्ड काम में लिया जाता है पैराडॉक्सिकल। यहां हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन में चेस्ट का मूवमेंट अपोजिट हो रहा है टू द नॉर्मल, दैट इज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। द चेस्ट वॉल मूव inward during inspiration and outward during expiration, that is the paradoxical respiration. Along with it पेशेंट को चेस्ट पेन होगा क्योंकि रिब फ्रैक्चर हो गया, सांस लेने में दिक्कत होना ही है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, कंपनसेशन के लिए हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि लंग्स वहां पर हम देख रहे हैं कि फ्लैल चेस्ट की कंडीशन में थोड़े से कंप्रेस हो रहे हैं, गैसेज एक्सचेंज होना नहीं है, तो मरीज को साइनोसिस यहाँ देखने को मिलेगा, और उस साइड जो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से ब्रेथ साउंड भी आपको डिमिनिस्ड मिलेगा। डिमिनिस्ड का मतलब कम मिलेगा। क्लियर? तो दैट इज सिंपली द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्लायल चेस्ट। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं दैट इज सिंपली डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के लिए आपको यहां पर वैसे तो देख के ही पता चल जाता है रिब्स टूटी हुई है तो प्रॉबेबली उसको फ्लायल चेस्ट है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप देखेंगे अस्कल्टेशन लंग पर्टिकुलर साइड पे तो ब्रेथ साउंड आपको कम मिलेगा, डिमिनिश मिलेगा। दैट इज सिंपली असेसमेंट डन इन फिजिकल एग्जामिनेशन, डिक्रीज ब्रेथ साउंड। क्लियर? लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल असेसमेंट है, ब्रेथ साउंड यहाँ कम मिलेगी, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको चेस्ट का एक एक्सरे निकालना पड़ेगा। उसी एक्सरे से पता चलेगा कि रिब्स मल्टीपल साइड से फ्रैक्चर है, साथ में प्लूरल स्पेस फूला हुआ है जहां पे ब्लड आ गया है, और ब्लड की डेंसिटी हाई होती है और वहां के एरिया आपको ज्यादातर वाइटियस मिलेगा, और लंग चूंकि ज्यादा ब्लड प्लूरा में आ गया तो लंग्स आपको छोटे से मिलेंगे, कंप्रेस मिलेंगे, कोलैप्स मिलेंगे। ये सारी फाइंडिंग आपको देखने से पता चलेगी इन सिंपली द चेस्ट एक्सरे। क्लियर? तो मेजर इंजरी है, एक्सरे से क्लियर दिख जाता है, लेकिन फिर भी सपोज नहीं दिखे तो यू कैन गो टू मोर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट, दैट इज सिंपली द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी हम पेशेंट का यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेजर डिजीज है, चेस्ट ट्रोमा से पता चल जाएगा प्रोबेबली पर्सन को अलॉन्ग विद द साइन एंड सिम्टम्स कि फ्लायल चेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? तो चेस्ट एक्सरे इज एन टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई द फ्लायल चेस्ट कंडीशन। मैनेजमेंट की बात करें
यहां पर भी कुछ पॉइंट बनते हैं इंपॉर्टेंटली, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मरीज को देना है फाउलर पोजीशन। सांस ले नहीं पा रहा है, जितना अपराइट मरीज रहेगा चेस्ट को एक्सपेंड होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा और पर्सन विल गेट इजी ब्रेथ इन। तो इसके लिए हमको पेशेंट को देना पड़ेगा फाउलर पोजीशन। क्योंकि चेस्ट में इंजरी है तो रेस्पिरेशन लिटिल बिट शैलो मरीज करेगा, तो ऑक्सीजन डिमांड पूरी होनी नहीं है। डिस्निया भी यहाँ हो रहा था, तो यहाँ पर मरीज को एडिशनल सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपको देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन थेरेपी यहाँ देनी पड़ेगी ताकि उसकी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जा सके। यहां हम पेशेंट में देखेंगे जो पेन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसके लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाएंगे। एनाल्जेसिक्स से क्या होगा, चेस्ट पेन जो सीवियर टाइप का हो रहा था रिब फ्रैक्चर की वजह से, वो यहाँ पे पेन क्या होगा, कम होगा। पेन कम होगा तो थोड़ी बहुत जो डिस्निया की प्रॉब्लम थी, सांस लेने में जो दिक्कत थी, वो भी मरीज थोड़ी बहुत यहाँ पे पेन कम होने की वजह से कम फील करेगा। क्लियर, क्योंकि हर एक ब्रीथ के साथ पेन बढ़ेगा, तो एनालिसिस देने से पेन वहां पर कम होगा। कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलना है, क्योंकि अगर एक्टिविटी आप लिमिट नहीं करेंगे, पर्सन मूव करेगा, एक तो पेन ज्यादा होगा और ऐसा बॉडी का जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। तो बढ़ेगी डिमांड, पूरा कर नहीं पाएगा क्योंकि रिब फ्रैक्चर है, सैलो रेस्पिरेशन बॉडी करेगी। हमने बोलना है एज सच जितना हो पेशेंट बेड पे रेस्ट करें, अपनी एक्टिविटी को लिमिट करें ताकि ऑक्सीजन की डिमांड को कम किया जा सके और लिटिल बिट पेन जो हो रहा है वो पेन भी यहाँ पर कम हो सके। क्लियर, क्योंकि फ्रैक्चर रिब का कोई इलाज नहीं है। बेसिकली आप स्टेबली रखेंगे रिब्स को, क्लियर, विद सपोर्टर, तो रिब्स अपने आप हील हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई प्लास्टर कास्ट की ऐसा जरूरत होती नहीं है, सिंपली सपोर्ट रखना होता है, चेस्ट स्प्लिंट थोड़ा सा लगाना होता है, रिब अपना आप हील हो जाती हैं। अगर हमने बेड रेस्ट रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, तो रिब्स अपना आप हील हो जाती हैं, तो उसमें ये असिस्ट करता है। यहाँ एक तरह का स्पेसिफिक वेंटिलेशन दिया जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, और उस वेंटिलेशन का नाम है पेप वेंटिलेशन। पेप इसको बोला जाता है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन। क्लियर, इसमें क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा है, जब भी एटेलेक्टेसिस हो रहा था, लंग कोलैप्स हो रहा था, तो इस तरह का वेंटिलेशन काम आता है। पॉजिटिव प्रेशर से हवा यहां देनी है, नो डाउटली, दो वर्ड यहां लिखे हुए हैं, पॉजिटिव प्रेशर, हवा अंदर डालनी है लंग्स में, जिसका प्रेशर हाई रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी हाई, ताकि फोर्सफुल रशिंग एयर जाए हमारे लंग्स में। लेकिन ये पॉजिटिव प्रेशर कब रखना है, एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन ऑल्सो। हवा जाएगी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, पॉजिटिव प्रेशर के साथ जाएगी, नॉर्मल बात, लेकिन जब एक्सपिरेशन करेगा तो एक्सपिरेशन के एंड पे भी, जब एंड होगा एक्सपिरेशन का, तब भी एयरवे खाली नहीं होना चाहिए, तब भी वहां हवा का दबाव बना रहेगा। दैट मीन्स हवा रहेगी, और हवा रहेगी तो चूंकि यहां हम देख रहे हैं कि फ्लैट चेस्ट की कंडीशन है, हीमोथोरैक्स हो रहा है, लंग्स थोड़े बहुत कोलैप्स हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा। फूलना बहुत जरूरी है, नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी ब्रीदिंग प्रॉपर होगी, डिस्निया वहां पे कम होगा, रिब्स हमारी नॉर्मल पोजीशन में आएगी। तो यहां पर ये वेंटिलेशन दिया जाता है, बोला जाता है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन इन केस ऑफ फ्लायल चेस्ट। क्लियर, तो ऊपर वाले सपोर्टिव सिंपल मैनेजमेंट है, हमको फॉरवर्ड पोजीशन देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, एनाल्जेसिक पेन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। बेड रेस्ट यहाँ पर बेस्ट नहीं लिखना है, बेड रेस्ट, complete bed rest, patient have to be on bed for long time so that the metabolic demand of oxygen will be reduced, so that pain will be reduced। और साथ में एक वेंटिलेशन देना है हमको, called the positive and expiratory pressure ventilation। हमको एक्सपिरेशन के बाद भी पॉजिटिव प्रेशर बनाए रखना है एयरवे में, एयरवे खुला रहेगा, कोलैप्स लंग की जो प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू द हीमोथोरैक्स, ड्यू टू द रिब फ्रैक्चर, वो यहाँ पर मरीज में नहीं होगी।
क्लियर। तो यहां जो ये टॉपिक पढ़ाने का मेरा उद्देश्य था वो एक साइन सिम्टम के बारे में बताना था, और वो है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या, कौन सी डिजीज में। दोबारा बता दूं, हमारा जो चेस्ट वॉल है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इनवर्ड मूव करेगा, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आउटवर्ड मूव करेगा फ्लायल चेस्ट में। इसको बोला जाता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन आता है ये कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगा, बोलना है फ्लायल चेस्ट। क्लियर। तो ये माइनर इलनेसेस थी जो हमने आज डिस्कस करी, दैट इज टाइप 3 फ्लायल चेस्ट। क्लियर। तो आज हमने बहुत छोटी छोटी डिजीज डिस्कस करी हैं, लेकिन कोई भी डिजीज छोटी नहीं होती। अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें से और वो हमें नहीं आता है तो हमारे लिए भी वो बड़ी डिजीज ही है। क्लियर। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमने जो बात करी उसमें क्या कुछ स्पेसिफिक है वो थोड़ा सा मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूं। एक तो हमने बात करी लेगनियर्स डिजीज के बारे में। वहां था एक बैक्टीरिया का नाम, और वो बैक्टीरिया था लेगोनेला न्यूमोफिला बैक्टीरिया। क्लियर। ये एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये कर रहा था लेगनियर्स डिजीज। तो लेगनियर डिजीज होने का कारण एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया नाम है लेगनेला न्यूमोफिला। इसी बीमारी के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इस बीमारी की कौन सी ड्रग देनी है। तो ये चूंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो यहां हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक, और यहां ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। क्लियर। मेन आंसर यही देना है। इफ नॉट अवेलेबल देन इरिथ्रोमाइसिन पे भी हम जा सकते हैं, वो यहां दी जा सकती है। क्लियर। दैट इज तीसरा क्वेश्चन जो आज हमने बात करी उसके बारे में, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, किससे होता है, कौन से टाइप की ये डिजीज है। इट इज एंड फंगल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। कौन सा इंफेक्शन है ये, फंगल रेस्पिरेटरी। ये क्यों होता है, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्पोर ऑफ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज का नाम है, ये एक फंगल डिजीज है। इसमें हम इनहेलेशन कर लेते हैं स्पोर का, कौन सी फंगस का, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगस का, जिसकी वजह से पेशेंट इन्फेक्ट हो जाता है। इसी डिजीज के संदर्भ में इसके सोर्स के बारे में भी बात आती है। तो सोर्स होता है कंटामिनेटेड सॉइल, साथ में बर्ड की ड्रॉपिंग्स, है ना। बर्ड ड्रॉपिंग्स पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है बर्ड ड्रॉपिंग से कौन सी डिजीज होती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। चूंकि ये फंगल डिजीज है तो दवाई के बारे में भी क्वेश्चन आता है, बोला जाता है एम्फोटेरेसिन बी, या हम देंगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हालांकि करती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है रीनल वाले पेशेंट्स के अंदर, और ये नहीं है तो आइट्रोकैनाजोल भी दी जा सकती है। क्लियर। और फिर हमने बात करी फ्लायल चेस्ट के बारे में। ये कोई डिजीज वैसे नहीं है, ये एबनॉर्मल चेस्ट की कंडीशन है ड्यू टू द ट्रॉमेटिक चेस्ट कंडीशन। इसमें चेस्ट में हीमोथोरैक्स हो जाता है, प्लूरा में ब्लड भर जाता है, और साथ में रिब्स मल्टीपल साइड से फ्रैक्चर हो जाती हैं। और इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्वेश्चन आता है, और वो है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। और ये हमने बात करी थोड़ी देर पहले ही। इस तरह के रेस्पिरेशन में जब भी मैं इंस्पिरेशन करता हूं, चेस्ट वॉल अंदर की तरफ मूव करती हैं, इनवर्ड होना चाहिए था आउटवर्ड, लेकिन यहां इनवर्ड। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन यहां चेस्ट वॉल मूव करती है आउटवर्ड। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ये उल्टा हो रहा है नॉर्मल मैकेनिज्म से। इसको बोला जाता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। क्लियर। तो मुझे आज की जो टॉपिक पढ़ाने थे उनका मुख्य उद्देश्य यही था, इन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देना। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। प्रोबेबली जब भी आप क्वेश्चन करें, इन क्वेश्चंस से जब भी सामना हो, तो ऑप्शन वाइज आंसर ये देखने को मिलेंगे, आपको इन्हीं पे टिक करना है। क्लियर। तो दैट इज ऑल अबाउट द सिंपल माइनर इलनेसेस रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम।